नवंबर 2018 जॉन एलन चाओ नाम का एक 26 साल का अमेरिकन मिशनरी अंडमान के नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड की तरफ जा रहा था। उसके बैग में एक वाटरप्रूफ बाइबल थी, एक फुटबॉल था और कुछ गिफ्ट्स थे। जॉन को पता था कि वो एक इलीगल टेरिटरी में जा रहे हैं क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने वहां जाने पर सख्त बैन लगाया हुआ है। लोकल फिशरमैन ने उसे बार बार वार्न किया था, लेकिन जॉन का मकसद साफ था। वो चाहता था कि वो सेंटिनलीज ट्राइब को क्रिश्चियनिटी के बारे में बता सके। I have to reach them to share the message of love and hope. 15 नवंबर को जब वो पहली बार आइलैंड के करीब गया तो सेंटिनलीज ने उसे देखते ही तीर चलाए। एक तीर सीधा आकर उसकी बाइबल पर लगा और इस अटैक के बाद जॉन डर गया और अपनी जान बचाने के लिए तुरंत वहां से वापस आ गया। लेकिन अगले दिन सुबह जॉन एलन चाओ फिर से आइलैंड पर गया। फिशरमैन ने उसे दूर से देखा और जैसे ही वो बीच पर उतरा सेंटिनलीज ने उस पर अटैक किया। लेकिन कुछ घंटे बाद नजारा बदल चुका था वहां पर। अब ट्राइब के लोग जॉन की बॉडी को रस्सी से बीच पर खींच रहे थे और उन्होंने उसे वहीं रेत में दफना दिया। इंडियन नेवी और पुलिस ने बॉडी रिकवर करने की कोशिश की, लेकिन जब भी वो आइलैंड के पास पहुंचते सेंटिनलीज तीर कमान लेकर किनारे पर खड़े हो जाते। रिस्क इतना ज्यादा था कि जॉन की बॉडी को कभी वापस नहीं ले जाया गया। जॉन के साथ हुए इस इंसिडेंट ने पूरी दुनिया को शॉक कर दिया और सबको एक सवाल के साथ छोड़ दिया, आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हुआ और सेंटिनलीज ने जॉन एलन चाओ के साथ ऐसा आखिर क्यों किया। हम सभी को लगता है कि हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां सब कुछ कनेक्टेड है। हमारे पास हाई स्पीड इंटरनेट है, हमारे जेब में स्मार्टफोन्स हैं और बस एक क्लिक पर हम दुनिया के किसी भी कोने में बैठे इंसान से वीडियो कॉल पर बात कर सकते हैं। हम मार्स पर रोवर्स भेज रहे हैं, हम गूगल मैप्स पे दुनिया का हर कोना देख सकते हैं। लेकिन जस्ट इमेजिन अगर मैं तुमसे कहूं कि इसी 21st सेंचुरी में जब पूरी दुनिया 5G और AI की बातें कर रही है, तब हमारे अपने देश इंडिया में एक ऐसी जगह है जहां वक्त आज भी लगभग 60,000 साल पीछे चल रहा है। यस, एक ऐसी जगह जहां ना कोई इंटरनेट है, ना कोई पुलिस, ना कोई कोर्ट, ना कोई गवर्नमेंट का डायरेक्ट कंट्रोल और ना ही वहां कोई करेंसी चलती है। वहां के लोगों को यह भी नहीं पता कि इंडिया नाम का कोई देश भी एग्जिस्ट करता है। सो या, आई एम टॉकिंग अबाउट नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। यह आइलैंड दुनिया के सबसे डेंजरस और मिस्टीरियस जगहों में से एक माना जाता है। ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का हिस्सा है, लेकिन यहाँ इंडिया का कानून नहीं चलता और ना ही यहाँ कोई और कानून चलता है। यहाँ सिर्फ एक चीज चलती है और वो कानून बहुत सिंपल है, मौत। ये कोई हॉरर मूवी का प्लॉट नहीं है और ना ही मैं कोई कहानी बना रहा हूं यहाँ पर, ये बिल्कुल रियल है। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर रहने वाले लोगों को हम सेंटिनलीज के नाम से जानते हैं, लेकिन इस आइलैंड पर रहने वाले लोगों का असली नाम सेंटिनलीज नहीं है। इनका असली नाम क्या है, ये अपनी भाषा में खुद को क्या बुलाते हैं, ये आज तक किसी को नहीं पता चला, क्योंकि जो भी इनका नाम पूछने गया वो कभी वापस नहीं आया। इसलिए हमने आइलैंड के नाम पर ही इनका नाम रख दिया है। ये एक अनकॉन्टैक्टेड ट्राइब है, मतलब ये शायद दुनिया के आखिरी ऐसे इंसानों में से एक हैं
जो मॉडर्न सिविलाइजेशन से पूरी तरह से कटे हुए हैं। अगर कोई गलती से भी उनके आइलैंड के पास चला जाता है तो वहां आपको ये समझाने का मौका भी नहीं मिलता है कि आपके वहां आने का रीजन क्या था या आप गलती से वहां चले गए थे। वो लोग अपनी सुरक्षा को सबसे ऊपर रखते हैं, इसलिए बिना किसी कन्वर्सेशन के सेंटिनलीज अपनी टेरिटरी को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी अननोन पर्सन को देखते ही उसे तुरंत मार देते हैं। वहां सिचुएशन इतनी अनप्रेडिक्टेबल होती है कि रिएक्शन का भी वक्त नहीं मिलता किसी को। पास्ट में ऐसे कई इंसिडेंट्स हुए हैं जब फिशरमैन अपनी नाव लेकर गलती से रास्ता भटक गए थे और नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के पास पहुंच गए थे और उन्हें इस गलती की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। यहां तक कि जब इंडियन नेवी या कोस्ट गार्ड्स के हेलीकॉप्टर सिर्फ ऊपर से पेट्रोल करते हुए गुजरते हैं यहां से, तब भी सेंटिनलीज उन पर नीचे से अटैक कर देते हैं और इसी वजह से इंडियन नेवी आज तक उनके आइलैंड पर लैंड नहीं कर पाई है। फिर भी सेंटिनलीज अपनी जमीन, अपनी बाउंड्री और अपनी प्राइवेसी को लेकर इतने प्रोटेक्टिव हैं कि उन्हें किसी भी आउटसाइडर की मौजूदगी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, इवन उनके आइलैंड के आसपास भी नहीं। उनकी नज़र में जो भी उनके एरिया के आसपास आता है वो सीधा एक खतरा है और उसके जवाब में वो बिना किसी हिचकिचाहट के उस पर अटैक कर देते हैं। बहुत सारे लोगों का मानना है कि ये इंसानों को खा जाते हैं क्योंकि पुराने जमाने में अंडमान में कैनिबलिज्म की अफवाहें थी, लेकिन रिसर्च ये बताती है कि ये कैनिबल्स नहीं है। ये लोग सिर्फ अपनी टेरिटरी प्रोटेक्ट करने के लिए उन्हें मार देते हैं। इनका लाइफस्टाइल आज भी हजारों साल पुराना है। ये खेती करना नहीं जानते और ना ही ये लोग आग जलाना जानते हैं, इसलिए जब बिजली गिरने से आग लगती है तो ये उसे सालों तक जलाए रखते हैं। खाने के लिए ये लोग मछली, कछुए और जंगली सुअर का शिकार करते हैं, लेकिन इनके वेपन्स बहुत ज़्यादा डेडली हैं। इनके तीर 6 फीट तक लंबे होते हैं, जो देखने पर ऐसे लगते हैं कि किसी भी इंसान का सीना छीन दें। और इनके ऐसे डेडली नेचर के कारण लोगों ने वहाँ जाना बंद कर दिया है और बाद में गवर्नमेंट ने भी उस आइलैंड पर जाने पे बैन लगा दिया था। आफ्टर द बैन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मैनी ईयर्स पास्ड एंड कोई वहां जा नहीं पाया। लेकिन जहां पूरी दुनिया फेल हो गई, वहां एक शख्स ने वो कर दिखाया जो नामुमकिन लगता था। वो पहले ऐसे इंसान बने जिन्होंने सेंटिनलीज के साथ शांति से कांटेक्ट किया और उनका नाम था त्रिलोकनाथ पंडित। त्रिलोकनाथ पंडित एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के रीजनल डायरेक्टर थे। गवर्नमेंट ने उन्हें एक बहुत सेंसिटिव मिशन दिया था। उनका मकसद वहां जाकर हीरो बनना नहीं था। उनका काम था सालों से आइसोलेटेड इस ट्राइब के साथ कांटेक्ट एस्टैब्लिश करना। त्रिलोकनाथ जी उस आइलैंड पे अकेले नहीं गए, उनके साथ एक पूरी टीम थी। उस टीम में दूसरे साइंटिस्ट थे, बोट चलाने वाले क्रू मेंबर्स थे और सेफ्टी के लिए आर्म्ड पुलिस वाले भी उनके साथ गए थे। एडमिनिस्ट्रेशन ने पुलिस को क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए थे, वो सेंटिनलीज पर फायर नहीं कर सकते हैं। अगर सिचुएशन कंट्रोल से बाहर होती है तो सिर्फ वार्निंग शॉट्स अलाउड थे उन्हें, लेकिन किसी भी हाल में ट्राइबल्स को टारगेट करने से मना किया गया था उन्हें। त्रिलोकनाथ का इरादा वहां लड़ने या कब्जा करने का नहीं था, वो सिर्फ उन्हें समझना चाहते थे। वो जानना चाहते थे कि आखिर ये लोग कौन हैं और हमसे इतनी नफरत क्यों करते हैं। उनका ये मिशन बिल्कुल भी इजी नहीं था, लेकिन त्रिलोकनाथ की स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले हमें थोड़ा हिस्ट्री में पीछे जाना होगा और इसका रूट कॉज समझना होगा कि आखिर सेंटिनलीज आउटसाइडर्स को लेकर इतने ज्यादा एग्रेसिव क्यों हो गए।
सेंटिनलीज का ये वायलेंट बिहेवियर उनका नेचर नहीं है, बल्कि ये एक पास्ट एक्सपीरियंसेस का या फिर बहुत सारे एक्सपीरियंसेस का रिजल्ट है। उनका ये डर बेवजह भी नहीं है बाय द वे। इसके पीछे एक ऐसी घटना है जिसने उनका ट्रस्ट हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। बात है 19th सेंचुरी की, जब ब्रिटिशर्स इंडिया पर रूल करते थे। उस वक्त एक ब्रिटिश ऑफिसर नेम्ड मॉरिस विडाल पोर्टमैन इन ट्राइब्स की स्टडी करने को लेकर काफी ऑब्सेस था। उसका मकसद इन ट्राइब्स को डॉक्यूमेंट करना था, इन्हें करीब से समझने का था। लेकिन उसने जो किया वो एक बहुत ही बड़ा इनह्यूमन एक्ट था। पोर्टमैन के लिए सेंटिनलीज इंसान कम और साइंस एक्सपेरिमेंट के लिए यूज किए जाने वाले लैब एनिमल्स ज्यादा थे। वो अपनी रिसर्च पूरी करने के लिए किसी भी रूल को ब्रेक करने के लिए तैयार था। जनवरी 1880 में जब पोर्टमैन नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पहुंचा तो वो एक पूरी फौज लेकर आया था वहां। उसके साथ आर्म्ड ऑफिसर्स और कॉन्विक्ट ट्रैकर्स की एक बड़ी टीम थी। सेंटिनलीज ने पहले कभी इतने सारे अजनबी लोगों को एक साथ आइलैंड पर आते हुए नहीं देखा था। उन्हें देखते ही वो समझ गए थे कि वो इतनी बड़ी आर्मी से नहीं लड़ सकते, इसलिए उन्होंने लड़ने की कोशिश भी नहीं की और बस जंगल की गहराई में जाकर वो छुप गए। पोर्टमैन ने पूरे आइलैंड में सेंटिनलीज को ढूंढना चालू कर दिया था, लेकिन उसे कोई भी जवान आदमी वहां नहीं मिला। पर आखिर में उसे कुछ बुजुर्ग और कुछ बच्चे मिल गए जो भाग नहीं पाए उसकी पकड़ से। पोर्टमैन उन्हें जबरदस्ती पोर्ट ब्लेयर ले आया और उन्हें अंडमान होम में रखा ताकि वो उन्हें क्लोजली ऑब्जर्व कर सके। लेकिन असली ट्रेजेडी यहीं से शुरू हुई। एक्चुअली हमारी बॉडी कॉमन कोल्ड या फ्लू जैसे वायरस से लड़ने के लिए तैयार होती है, लेकिन क्योंकि ये लोग हजारों सालों से आइसोलेटेड थे तो उनके पास इन कॉमन डिजीजेस से लड़ने के लिए कोई इम्यूनिटी नहीं थी। पोर्ट ब्लेयर की हवा में प्रेजेंट सिंपल वायरस भी उनके लिए बहुत ज्यादा डेडली थे। नतीजा ये हुआ कि वो बुजुर्ग तुरंत बीमार पड़ गए और जल्द ही उनकी डेथ हो गई। पोर्टमैन को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने इमीडिएटली बचे हुए चारों बच्चों को वापस आइलैंड पर छोड़ दिया और जब वो बच्चे वापस अपने लोगों के पास पहुंचे होंगे तो वो अपने साथ एक खौफनाक एक्सपीरियंस लेकर गए थे। उन्होंने अपने लोगों को क्लियर कर दिया था कि बाहर के लोग सिर्फ बीमारी और मौत लेकर आते हैं। बस यही वो मोमेंट था जब उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब किसी पर भी किसी भी बाहरी इंसान पर ना तो वो भरोसा करेंगे और ना ही वो उसे जिंदा छोड़ेंगे। बस वही दिन था जब सब कुछ बदल गया। उस दिन के बाद उन्होंने अपने दुनिया के दरवाजे बाहर के लोगों के लिए हमेशा के लिए बंद कर दिए थे। उनके दिमाग में ये बात बैठ गई कि अगर जिंदा रहना है तो किसी भी बाहरी इंसान को आइलैंड पर मत रहने दो। There's a question that most of the people get is पोर्टमैन के जाने के बाद और त्रिलोकनाथ के आने से पहले क्या बीच के 80-90 सालों में किसी ने भी वहां जाने की कोशिश नहीं करी? वेल, कोशिश तो बहुत ज्यादा हुई थी, लेकिन नतीजा हमेशा डेंजरस ही था। एक इंसिडेंट हुआ था 1896 में। एक हिंदुस्तानी कैदी पोर्ट ब्लेयर की जेल से भाग निकला। उसने समुद्र पार करने के लिए लकड़ी की एक राफ्ट बनाई और वो निकल पड़ा। वो बस किसी तरह अपनी जिंदगी बचाना चाहता था, लेकिन समुद्र की लहरों ने उसका साथ नहीं दिया। और उससे बहाकर नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के किनारे पर पहुंचा दिया। शायद उस वक्त उसे लगा होगा कि जमीन मिल गई है उसे, तो वो बच गया। लेकिन कुछ दिन बाद जब सर्च पार्टी वहां पहुंची तो उन्हें बीच पर उसकी बॉडी मिली। सीन काफी ज्यादा डरावना था। उसके शरीर पर बहुत सारे तीर लगे हुए थे और उसका गला कटा हुआ था। सेंटिनलीज ने उसके आइलैंड पर पैर रखते ही उसे मार दिया। यह दुनिया के लिए एक क्लियर प्रूफ था कि वो लोग अपनी जमीन पर किसी भी बाहरी इंसान को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके बाद दुनिया ने 2 बड़े वर्ल्ड वॉर्स देखे। गवर्नमेंट्स बदल गई, यहां तक कि ब्रिटिश रूल भी खत्म हो गया।
लेकिन इन सब चेंजेस के बीच सेंटिनल आइलैंड बस एक टाइम कैप्सूल बन के रह गया, जहां वक्त आज भी थमा हुआ है। बट आफ्टर मेनी इयर्स इंडियन गवर्नमेंट और एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 1967 में एक नई शुरुआत की। उन्होंने सेंटिनलीज के साथ कांटेक्ट करने के लिए एक ऑफिशियल टीम बनाई, जिसे लीड कर रहे थे त्रिलोकनाथ पंडित। इस मिशन के डेंजरस नेचर को देखते हुए किसी कमांडो या सोल्जर को भेजना ऑब्वियस लगता, लेकिन त्रिलोकनाथ जी कोई फाइटर नहीं थे। वो एक इंटेलेक्चुअल और रिसर्चर थे जो ताकत से ज्यादा पेशेंस और समझदारी पर भरोसा रखते थे। त्रिलोकनाथ पंडित का जन्म 1935 में श्रीनगर, कश्मीर में हुआ था। वो एक एजुकेटेड फैमिली से आते थे। उनके फादर खुद एक प्रोफेसर थे, इसलिए एजुकेशन और लर्निंग का माहौल उन्हें बचपन में ही विरासत में मिल गया था। शुरुआत में उनका इंटरेस्ट इंसानों में नहीं बल्कि जानवरों में था, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी बीएससी की डिग्री भी जूलॉजी में ही ली थी। लेकिन आगे चलकर उनका रास्ता पूरी तरह बदलने वाला था। अपनी आगे की पढ़ाई करने के दौरान उनकी नजर एक किताब पर पड़ी जिसका टाइटल था द अंडमान आइलैंडर्स, और इस किताब ने उनका नजरिया ही बदल दिया। उन्हें रियलाइज हुआ कि स्टडी करने के लिए जानवरों से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स और मिस्टीरियस सब्जेक्ट इंसान ही है। यही वो टर्निंग पॉइंट था जहां से उनका इंटरेस्ट जूलॉजी से शिफ्ट होकर एंथ्रोपोलॉजी की तरफ चला गया। उन्होंने डिसाइड किया कि वो अब ह्यूमन कल्चर और ट्राइब्स को समझेंगे। इसके बाद उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से एंथ्रोपोलॉजी में मास्टर्स किया और पूरी तरह से इस फील्ड में डेडिकेटेड हो गए थे वो। साल 1966 में उन्होंने एंथ्रोपोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ज्वाइन किया। उस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन को एक ऐसे ऑफिसर की तलाश थी जो सिर्फ इंटेलेक्चुअल ही ना हो बल्कि जिसके पास पेशेंस और एम्पैथी भी हो, क्योंकि अंडमान की ट्राइब्स के साथ फोर्स से नहीं बल्कि डिप्लोमेसी और समझदारी से डील करना जरूरी था। त्रिलोकनाथ पंडित इस प्रोफाइल में परफेक्टली फिट बैठते थे। इसलिए एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया कि वो सेंटिनलीज के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश दोबारा शुरू करेंगे, लेकिन इस बार एक प्लान्ड साइंटिफिक मिशन के तहत। जब त्रिलोकनाथ ने इस मिशन की कमान संभाली तो वो अच्छी तरह से जानते थे कि ये किसी मिशन से कम नहीं है। उन्हें अंदाजा था कि अगर वो बिना तैयारी के सीधा आइलैंड पर उतरेंगे तो उनका जिंदा वापस आना नामुमकिन है। डर का माहौल सिर्फ उन तक सीमित नहीं था, उनकी पूरी टीम खौफ में थी उस समय पर। यहाँ तक कि कई बार बोट ड्राइवर्स ने आइलैंड के ज्यादा करीब जाने से भी साफ मना कर दिया था। इस डेंजर को देखते हुए त्रिलोकनाथ ने अपनी स्ट्रैटेजी बदल दी। उन्होंने डिसाइड किया कि वो सीधा कांटेक्ट करने की बजाय फ्रेंडशिप मिशन शुरू करेंगे, और वो भी एक सेफ डिस्टेंस से। वो अपनी बोट लेकर आइलैंड के करीब जाते जरूर थे, लेकिन हमेशा इतना डिस्टेंस मेंटेन करते थे कि सेंटिनलीज के एरो उन तक पहुंच न सके। इस डिस्टेंस से वो पानी में अलग अलग तरह के गिफ्ट्स छोड़ देते थे ताकि ये समझ सकें कि आखिर उन्हें क्या पसंद है। टीम ने कभी कुछ चीजें प्लास्टिक की बकेट्स में भेजी तो कभी आयरन पीसेस भेजे उन्हें, लेकिन एक चीज थी जिसने सेंटिनलीज को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट किया, और वो था कोकोनट्स। एक्चुअली नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर कोकोनट्स नेचुरली नहीं उगते थे, इसलिए उन लोगों के लिए कोकोनट्स किसी गॉड से या फिर गोल्ड से कम नहीं थे। ये उनके लिए एक ऐसा वैल्यूएबल रिसोर्स था जो उन्हें अपने आइलैंड पर इजीली नहीं मिलता था। लेकिन ये प्रोसेस सुनने में जितना सिंपल लग रहा है, रियलिटी में उतना ही एग्जॉस्टिंग था। त्रिलोकनाथ और उनकी टीम ने महीनों नहीं बल्कि सालों तक ये कोशिश जारी रखी कि उनके बीच फ्रेंडशिप हो सके। कभी ट्राइब के लोग गिफ्ट्स एक्सेप्ट कर लेते तो कभी गुस्से में उनकी तरफ पीट कर लेते थे, जो कि उनके कल्चर में इंसल्ट करने का तरीका था एक। और कई बार तो सिचुएशन इतनी टेंस हो जाती कि वो बिना वार्निंग के एरोस चला देते थे। जिस टाइम त्रिलोकनाथ बड़ी केयरफुलनेस से ये ट्रस्ट बिल्ड करने की कोशिश कर रहे थे, उसी बीच दो ऐसे बड़े इंसिडेंट्स हुए जिन्होंने उनकी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया था और मिशन को और ज्यादा मुश्किल बना दिया था।
सबसे पहला मेजर इंसिडेंट 1974 में हुआ, जब नेशनल ज्योग्राफिक की एक फिल्म क्रू वहां डॉक्यूमेंट्री शूट करने पहुंचे। ये लोग कैमरास और गिफ्ट्स लेकर गए थे, इस उम्मीद में कि सेंटिनलीज उनका वेलकम करेंगे। उन्होंने किनारे पर एक जिंदा पिग बांध दिया और कुछ प्लास्टिक डॉल्स रख दिए थे, ये सोचकर कि ट्राइब उनसे इम्प्रेस हो जाएंगे। लेकिन जो रिएक्शन आया वो शॉकिंग था। जैसे ही बोट रेंज में आई, एक वॉरियर जंगल से बाहर निकला और बिना किसी वार्निंग के उसने एरो शूट करना स्टार्ट कर दिया था। वो तीर सीधा फिल्म डायरेक्टर की थाई में जाकर लगा। किस्मत से चोट जानलेवा नहीं थी और वो सब बच गए। लेकिन इससे भी ज़्यादा डरावना सीन वो था जो उसके बाद हुआ। डायरेक्टर को तीर मारते ही वो सेंटिनलीज जोर जोर से हंसने लगे और अपनी जीत सेलिब्रेट करने लगे। इवन उन्होंने उस जिंदा पिग को भी बेरहमी से मार दिया और उसे उन डॉल्स के साथ वहीं रेत में दफना भी दिया। ये उनकी तरफ से एक क्लियर सिग्नल था कि उन्हें बाहरी दुनिया से किसी भी तरह का सपोर्ट नहीं चाहिए था और ना ही उन्हें इस चीज की जरूरत थी। There's one more incident by Sentinelese that shocked the entire world. 1981 में Primrose नाम के एक मैसिव कार्गो शिप एक भयानक और अनकंट्रोलेबल तूफान के बीच में फंस गए थे और नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के शार्प कोरल रीफ्स में बुरी तरह अटक गए थे। वो शिप पर 30 से भी ज़्यादा क्रू मेंबर्स मौजूद थे। शुरू में उन लोगों को थोड़ी राहत मिली क्योंकि शिप डूबा नहीं था और लग रहा था कि फिलहाल वो सेफ हैं। लेकिन अगले दिन सुबह जब उन्होंने बाइनोकुलर से आइलैंड की तरफ देखा तो उनके होश उड़ गए। शिप बीच से कुछ दूर पानी में अटका था और उन्होंने देखा कि किनारे पर 50 से ज्यादा लोगों के हाथों में भाले और तीर लेकर उनकी तरफ आ रहे हैं। सबसे डरावनी बात यह थी कि वो लोग लकड़ी की बोट्स बना रहे थे ताकि वो उन वुडन बोट्स की हेल्प से शिप तक पहुंच सके और उन पर अटैक कर सके। क्रू के पास कोई हथियार नहीं था और शिप पर मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा डर गए थे। कैप्टन ने तुरंत रेडियो पर एक अर्जेंट मैसेज भेजा। वाइल्ड मैन एस्टिमेट मोर देन 50 कैरिंग वेरियस होममेड वेपन्स। ऑल क्रू मेंबर्स लाइव्स आर नॉट गारंटीड। किस्मत से उस वक्त समुंदर में तेज तूफान चल रहा था जिसकी वजह से ट्राइब्स शिप तक नहीं पहुंच पाए और आखिरकार इंडियन गवर्नमेंट ने हेलीकॉप्टर्स भेजे और पूरे क्रू को सेफली एयरलिफ्ट कर लिया। आज भी अगर आप गूगल मैप्स पर देखें तो प्रिमरोज का शिपरेक उसी जगह साफ साफ दिखाई देता है। नेशनल ज्योग्राफिक और प्रिमरोज शिप के इन डेंजरस इंसिडेंट्स का त्रिलोकनाथ जी के मिशन पर गहरा असर पड़ा। उनकी टीम को समझ आ गया था कि अब कोई भी गलती सीधा मौत की वजह बन सकती है क्योंकि इन इंसिडेंट्स ने सेंटिनलीज को और भी ज्यादा डिफेंसिव और अग्रेसिव बना दिया था। इसलिए अगले कई सालों तक त्रिलोकनाथ जी ने वहां और केयरफुली जाना सही समझा। वो बोट से उतरते ही नहीं थे, बस सेफ डिस्टेंस से पानी में गिफ्ट छोड़ते रहते थे और बहुत ही केयरफुली ऑब्जर्व करते थे कि ट्राइब उन गिफ्ट्स पर कैसे रिएक्ट करती है। डिपार्टमेंट के कई लोग और क्रिटिक्स कहते थे कि ये सब वेस्ट ऑफ टाइम है और वो कभी नहीं मान पाएंगे। लेकिन त्रिलोकनाथ जी ने किसी की भी बात नहीं सुनी और वो कॉन्स्टेंटली 24 साल तक सेंटिनल आइलैंड के चक्कर लगाते रहे और फिर फाइनली 4 जनवरी 1991 को वो हिस्टोरिकल दिन आ ही गया था जब त्रिलोकनाथ जी की बोट आइलैंड के पास पहुंची। तब वहां नजारा बिल्कुल अलग था। इस बार जंगल से कोई तीर नहीं आए और ना ही कोई वार्निंग साउंड सुनाई दी। बीच पर खड़े सेंटिनलीज बिल्कुल शांत थे। सबसे सरप्राइजिंग बात यह थी कि वो लोग बिना किसी हथियार के वहां पे आए थे। उनके हाथों में ना तो डेडली बोज और ना ही एरोज थे, ना ही कोई और वेपन। सेंटिनलीज हाथ हिलाकर इशारा कर रहे थे कि उन्हें और कोकोनट चाहिए।
त्रिलोकनाथ जी ने मौका देखा और बोट को धीरे धीरे किनारे की ओर ले गए। वो इतना पास कि अब वो उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस तक क्लियरली देख सकते थे। और फिर वो मोमेंट आ गया था जिसने हिस्ट्री बदल दी। सेंटिनलीज पानी में चलकर बोट के बिल्कुल पास आ गए और पहली बार त्रिलोकनाथ जी के हाथों से डायरेक्टली उन्होंने कोकोनट एक्सेप्ट करा। उस मोमेंट में एक स्ट्रेंज सा कॉन्ट्रास्ट था। एक तरफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ आए साइंटिस्ट थे और दूसरी तरफ वो लोग जो आज भी हजारों साल पुरानी लाइफस्टाइल जी रहे थे। दोनों के बीच कोई कॉमन लैंग्वेज नहीं था, बस एक छोटा सा ट्रस्ट था जो किसी भी वक्त टूट सकता था। सो या नाउ इफ यू आर थिंकिंग कि फाइनली सब कुछ सेफ है, त्रिलोकनाथ जी एंड सेंटिनलीज में फ्रेंडशिप हो गई है, सो यू आर रॉन्ग। क्योंकि जब त्रिलोकनाथ जी बोट के किनारे से गिफ्ट्स बांट रहे थे, उस वक्त उनका सारा ध्यान गिफ्ट्स पर ही था, इसलिए वो देख नहीं पाए। और उसी वक्त एक काफी यंग सा लड़का चुपचाप पानी में चलते हुए उनकी बोट के पास आ चुका था। उसके हाथ में एक स्टोन नाइफ था और उसकी आंखों में साफ नफरत दिख रही थी। त्रिलोकनाथ जी बोट में फंसे हुए थे, भागने का कोई रास्ता नहीं था वहां पर, और एक पल के लिए ऐसा लगा कि वो लड़का उन्हें वहीं मार देगा। लेकिन तभी अचानक किनारे से एक सेंटिनलीज औरत जोर से चिल्लाई। उसने अपनी भाषा में उस लड़के से कुछ कहा ना। ऑब्वियसली वी डोंट नो देयर लैंग्वेज, लेकिन उसकी आवाज में ऐसी अथॉरिटी थी जैसे कि वो उस लड़के को रुकने का हुक्म दे रही हो। उस औरत की आवाज सुनते ही वो लड़का तुरंत रुक गया। उसने त्रिलोकनाथ जी को घूरा और अपना चाकू नीचे कर लिया। शायद उस एक अनजान औरत की वजह से त्रिलोकनाथ जी उस दिन वापस जिंदा आ पाए। इस हिस्टोरिक कॉन्टैक्ट के बाद पूरी दुनिया में हेडलाइंस बनने लगी। द हॉस्टाइल ट्राइब हैज बीन टेम्ड। लोगों को लगा कि आखिरकार हमने इस खतरनाक ट्राइब के साथ दोस्ती कर ली है अब, और अब ये हमें समझ सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये था कि क्या सेंटिनलीज को मॉडर्न दुनिया से जुड़ना उनकी ट्राइब के लिए ये एक सही डिसीजन होगा या नहीं। त्रिलोकनाथ जी एक बहुत कड़वा सच सामने ला चुके थे जो बाकी दुनिया को दिखाई नहीं दे रहा था इस समय पर। उन्होंने अंडमान की दूसरी ट्राइब जैसे जरावा और ग्रेट अंडमानीज का अंजाम अपनी आंखों से देखा था। जैसे ही ये ट्राइब्स मॉडर्न दुनिया के कांटेक्ट में आई थी, these tribes they started to extinct। जो लोग हमेशा से जंगल में रहे हैं, उनकी हालत ऐसी हो गई थी कि वो सड़कों पर टूरिस्ट से भीख मांगने और नाचने पर मजबूर हो गए थे। उन्हें शराब और टबैको की ऐसी लत लगी जिसने उनकी आने वाली जनरेशन को अंदर से खोखला कर दिया था। और इससे भी खौफनाक थी बीमारियां। हमारी दुनिया का मामूली खांसी या जुकाम, जिसके लिए हम अक्सर दवाई भी ले लेते हैं, वो बीमारियां इन ट्राइब्स के लिए जानलेवा साबित हुई। उनके पास मीजल्स और फ्लू जैसे वायरस से लड़ने की नेचुरल इम्यूनिटी नहीं थी। इसी वजह से बहुत कम वक्त में चरावा और ग्रेट अंडमानीज की एक बड़ी पॉपुलेशन हमेशा के लिए खत्म हो गई थी। इस आने वाले डेंजर को देखते हुए एंथ्रोपोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ने इंडियन गवर्नमेंट को एक क्लियर रिपोर्ट दी, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर हम उन्हें बचाना चाहते हैं तो हमें उन्हें उनके हाल पर ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उन्हें हमारे सपोर्ट की कोई भी ज़रूरत नहीं है और हमें उनकी टेरिटरी में इंटरफेयर करने के कोई हक नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट ने इस मैटर की सीरियसनेस को समझा और 1991 के उस हिस्टोरिकल कॉन्टैक्ट के सिर्फ 5 साल बाद यानी 1996 में नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड जाने पर ऑफिशियली बैन लगा दिया गया था, जिसके बाद सरकार ने अपने मिशंस भी रोक दिए थे और किसी भी बाहरी इंसान का आइलैंड पर जाना इलीगल डिक्लेयर कर दिया था। आज वो एरिया एक एक्सक्लूजन जोन है और ये डिसीजन कितना सही था ये हमें 2004 में पता चला, जब हिस्ट्री की वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस सुनामी ने इंडियन ओशन को हिट किया था। ये सुनामी इतनी पावरफुल थी कि इसने कई कंट्रीज में लाखों लोगों को मार दिया था। 26th of December 2004. Indonesia, situated along the Ring of Fire, is prone to earthquakes.
और इसीलिए पूरी दुनिया को लगा कि सेंटिनली स्ट्राइक तो पक्का खत्म हो गई होगी। गवर्नमेंट ने ग्राउंड रियलिटी को असेस करने के लिए एक हेलीकॉप्टर भेजा, लेकिन जब वो आइलैंड के ऊपर पहुंचा तो पायलट ने एक हैरान करने वाला नज़ारा देखा। एक सेंटिनलीज वॉरियर बीच पे खड़ा था और वो हेलीकॉप्टर की तरफ तीर चला रहा था। उस एक तीर ने दुनिया को बता दिया कि वो कमजोर नहीं पड़े हैं, वो जिंदा थे और इतनी बड़ी तबाही के बाद भी सरवाइव कर पाए थे, वो भी बिना हमारी टेक्नोलॉजी के और बिना हमारी मदद के। आज नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड समुंदर के बीच दुनिया से पूरी तरह कट चुका है। वहां के लोग आज भी वैसे ही जी रहे हैं जैसे उनके एंसेस्टर्स 60,000 साल पहले जीते थे। हमें अक्सर लगता है कि वो वक्त में पीछे रह गए हैं, लेकिन शायद वो हमसे बेहतर जानते हैं कि अपनी दुनिया को कैसे बचाना है उन्हें। एंड दैट वॉज द स्टोरी ऑफ द अमेजिंग पर्सन त्रिलोकनाथ जी, जिन्होंने इतना बड़ा चीज अचीव करा था। डू लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट दिस डिस्कवरी। एंड विद दैट ये वीडियो भी यहीं पे समाप्त होती है। आई होप दैट यू गाइस आर हैप्पी एंड हेल्दी, एंड मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अब अगले अपलोड में। बाय बाय।